लखनऊ का एक बहुत ही धनी परिवार जिसमें माता पिता, एक बेटा जिसकी उम्र 25 साल, दो बेटियां, एक की उम्र 22 साल और एक की 18 साल। दोस्तों, यहां पर उनको एक शादी समारोह में जाना था। जो शादी थी वो लड़के के मामा के लड़के की थी। दोस्तों, सभी लोग यहां पर तैयार हो जाते हैं और यहां पर जो लड़का होता है उसका पेपर होता है अगले दिन, वो शादी में नहीं जा पाता। इधर उनके पास एक नौकर और नौकरानी होती है, उनकी भी एक जवान बेटी होती है। नौकर नौकरानी को ये लोग अपने साथ लेकर चलते हैं और यहाँ पर पीछे से उस लड़के का ख्याल रखने के लिए उस जवान लड़की को छोड़ जाते हैं। दोस्तों, वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये लड़की उसकी अच्छे से सेवा करने लगती है। तभी अचानक इस लड़के को बहुत ही तेजी के साथ सर्दी लगने लगती है। वो लड़की इसे कंबल उड़ाती है, दवाई देती है, लेकिन सर्दी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, ये लड़की उस कंबल के ऊपर खुद भी लेट जाती है, लेकिन तब भी इस लड़के की सर्दी नहीं रुकती। फिर यहाँ पर वो लड़का खुद इसे पकड़कर उस कंबल के अंदर खींच लेता और उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ पर ये सब मामला हो जाता है और फिर उसके बाद जो एक और अजीब घटना होती है वो भी बड़ी ही बेचैन करने वाली है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर, और ये कानपुर शहर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर पवन कुमार जो एक फैक्ट्री में GM होते हैं, GM बोले तो जनरल मैनेजर, उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। उनकी पत्नी और दो बेटियां और एक बेटा, बेटे का नाम शुभम होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है। उनके पास एक नौकर और नौकरानी भी रहा करते हैं जो पड़ोस के ही घर में, इन्होंने ही उनको वो घर दे रखा था, उसमें रहते हैं। और उनकी एक बेटी भी होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। लड़की का नाम रूबी होता है। दोस्तों, रूबी यहाँ पर अपनी +2 की पढ़ाई करने के बाद ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर लेती है और अब यहाँ पर घर वाले उसकी शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो पवन कुमार होते हैं उसके साले के लड़के की शादी पड़ जाती है। उस शादी में सभी लोगों को जाना होता है, सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुभम उस शादी में नहीं जा पाता क्योंकि उसका अगले दिन पेपर होता है। दोस्तों, यहाँ पर शुभम को छोड़ देते हैं और इधर से जो नौकर नौकरानी होते हैं उनको भी वो लोग साथ में ले लेते हैं। यहाँ पर उनकी बेटी रूबी रह जाती है। रूबी से जो रूबी के माता पिता होते हैं वो यही कहकर जाते हैं कि बेटी, तुम्हें शुभम का ख्याल अच्छे से रखना है। इधर जो शुभम की मम्मी होती है वो भी रूबी से यही कहती है कि बेटा, इसको ताज़ा खाना खिलाना है, इसको बाहर से आया हुआ खाना कतई भी नहीं देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर रूबी कहती ठीक है आंटी, मैं ऐसा ही करूँगी। दोस्तों, उसके बाद ये 2 गाड़ियों में बैठकर सभी लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सीधे दिल्ली पहुँच जाते हैं। इधर जो शुभम होता है वो अपने कमरे में बैठा होता है, तभी रूबी वहाँ पर पहुँचती है और रूबी उससे पूछने लगती है कि साहब, आज आप खाओगे क्या? तो यहाँ पर शुभम कहता है कि तुम क्या खाओगे? तो यहाँ पर रूबी कहने लगती है कि जो बन जाएगा, जो आप खाओगे वही मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर जो लड़का होता है शुभम, वो कहता है कि करेला बना दो। जब करेला का नाम सुनती है तो रूबी का मुंह सुकड़ने लगता है। तो फिर यहाँ पर करेला की ही डिमांड की जाती है, करेला बन जाता है। दोस्तों, करेला बन जाता है, चपाती वगैरह बन जाती है, सलाद वगैरह सब कुछ काट लिया जाता है और रूबी यहाँ पर शुभम के लिए उन्हें परोस देती है। तभी यहाँ पर शुभम कहता है कि बाहर गेट पर जाओ, वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आया है, उससे कुछ सामान ले आओ। दोस्तों, फिर यहाँ पर रूबी गेट पर जाती है और वहाँ से कुछ सामान लेकर आ जाती है और उस सामान को जब शुभम खोलता है तो यहाँ पर रूबी भी उसकी खुशबू को सूंघकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर शुभम रूबी से कहता है कि आ जाओ, खाना खा लो। यहाँ पर पहले तो रूबी मना कर रही थी कि मुझे भूख नहीं है क्योंकि करेले की सब्जी उसे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन का वो खाना, लजीज खाना देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और खाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन खाने से पहले वो शुभम से पूछने लगती है कि अगर तुम्हें बाहर से ही खाना मंगवाना था तो मेरे से ये खाना क्यों बनवाया? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि ये सब मेरी माँ को दिखाने के लिए बनवाया। मैं माँ से कह सकता हूँ कि माँ, ये मैंने देखो करेले
करेले की सब्जी से खाना खाया है। तो यहाँ पर रूबी कहती है कि तुम तो बड़े दिमाग वाले हो। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ हाँ बस ऐसे ही है। दोस्तों फिर ये दोनों आराम से खाना पीना खा लेते हैं और उसके बाद जो शुभम होता है वो अपने कमरे में चला जाता है। जो रूबी होती है शुभम की माँ के कमरे में चली जाती है। आराम से दोनों रात को सो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, सुबह के करीब 8:30 बजे का टाइम हो चुका था। रूबी ने चाय पानी नाश्ता वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन शुभम अभी अपना गेट खोलकर बाहर ही नहीं आया था। दोस्तों अब रूबी यहाँ पर बार बार दरवाजे को बजाने लगती। थोड़ी देर बाद शुभम दरवाजे को खोलता है, लेकिन उसको चक्कर से आ रहे थे। अब यहाँ पर रूबी उसे पकड़कर बेड तक लेकर जाती है और उसके सिर पर हाथ रखकर देखती है तो बहुत ही तेज़ी के साथ वो तप रहा होता है। फिर यहाँ पर रूबी मेडिकल स्टोर पर जाती है, वहाँ से कुछ दवा वगैरह लेकर आती है और दवा यहाँ पर शुभम को दे दी जाती है। लेकिन शुभम जैसे ही दवा लेता है तो उसको सर्दी लगना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही तेज़ी के साथ उसे सर्दी लगने लगती है, उसके दांत कँपाने लगते हैं। अब यहाँ पर रूबी जो भी कंबल वगैरह होते हैं उन कंबल वगैरह को उसके ऊपर डालने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी सर्दी नहीं रुकती। वो कँपाने लगता है और रूबी से एक ही बात कहता है कि रूबी मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। दोस्तों रूबी यहाँ पर और कंबल वगैरह उसके ऊपर डालती है, लेकिन उससे भी उसको कोई सर्दी में आराम नहीं मिलता। फिर रूबी उन कंबलों के ऊपर खुद लेट जाती है जिससे कि को और ज़्यादा गर्मी लगे। लेकिन यहाँ पर जो शुभम होता है वो कहता है कि ऐसे तो मैं मर जाऊँगा, वजन के तले दबकर मैं मरना नहीं चाहता, अगर मुझे बचाना है तो कमर के अंदर आ जाओ। दोस्तों रूबी भी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे उस कमर के अंदर चली जाती है और यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर वो सब हो जाता है जो अभी आप सोच रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर वो सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं और फिर जब दोनों को एक दूसरे की गर्मी मिलती है तो यहाँ पर शुभम को कुछ आराम मिल जाता है। दोस्तों जैसे ही शुभम को आराम मिलता है तो रूबी वहाँ से उठकर नीचे बेड के बगल में बैठ जाती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया। दोस्तों यहाँ पर शुभम कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर रूबी कहती है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे से शादी कर लोगी क्योंकि मैं तुम्हारे नौकर की बेटी हूँ और तुम मालिक के बेटे हो, हमारा कैसे रिश्ता जुड़ सकता है, हम लोग शादी के बंधन में नहीं बच सकते। लेकिन यहाँ पर शुभम बार बार उसे यही कहता है कि यार मुझे फिर से सर्दी लगने लगी तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रूबी यहाँ पर साफ मना कर देती है। दोस्तों रात को भी शुभम यहाँ पर उसे बार बार मनाने का यत्न करता, लेकिन वो साफ मना कर देती है। अगला दिन आता है। अगले दिन जो उनके पापा होते हैं पवन कुमार, वो उनके पास फ़ोन करते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा आज तुम्हें अपने अंकल के बेटे की शादी में जाना है, कानपुर के ही एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में है। दोस्तों यहाँ पर जो शुभम होता है ठीक है पापा मैं चला जाऊँगा। दोस्तों अब शुभम तैयार होने लगता है और रूबी से कहता है कि रूबी चलो तुम्हें भी मैं एक शादी में घुमा कर लाता हूँ। लेकिन रूबी यहाँ पर मना करने लगती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर शुभम रूबी का हाथ पकड़ता और कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहोगी, चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगा। तब थोड़ा सा रूबी को लगता है कि शायद ये ठीक कह रहा है और फिर रूबी कहने लगती है कि मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है जिनको पहनकर मैं शादी में जाऊँ। तो यहाँ पर शुभम कहने लगता है तुम टेंशन मत करो, चलो मेरे साथ। वो गाड़ी निकालता है और गाड़ी में रूबी को बैठाकर सीधे एक मॉल के अंदर ले जाता है और वहाँ से बहुत ही अच्छे कपड़े उसे खरीदवाता है। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। रूबी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था, वो खुद अपनी ब्लीच वगैरह करती है, अच्छे से तैयार हो जाती है और ऐसी लगने लगती है मानो दुल्हन वही है। दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रही थी। और जब ये लोग शादी में जाते हैं तो वहाँ जाकर जो इनके पापा का दोस्त होता है उमा शंकर जब इनसे मिलता है तो इनकी तरफ ही देखने लगता है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि बेटा ये कौन है। तो वो कहता है कि ये मेरी दोस्त है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये शादी में पूरा एंजॉय करते हैं। रात को 12-1 बजे करीब ये घर आ जाते हैं। जैसे ही अगला दिन आता है, जो इसके माता पिता होते हैं वो अगले दिन नहीं आने वाले थे, वो आने वाले थे 2 दिन बाद, लेकिन अगले ही दिन वो सुबह सुबह घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। हालांकि रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और पति पत्नी जैसे संबंधों में होते हैं। जैसे ही अगला दिन आता है सुबह सुबह ही पापा मम्मी यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उमा शंकर है इस लड़के और इस लड़की के फोटोग्राफ्स वीडियो
उसके पापा के पास भेज देते हैं। और यहाँ पर जब पापा इस तरह से देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे ने बहुत गलत काम कर दिया, वो तो नौकर की बेटी को शादी में लेकर गया, इस तरह से उसके साथ घुल मिल रहा है मानो कि उसकी वो पत्नी है। दोस्तों यहाँ पर जब वो नौकरानी को भी बताया जाता है तो घर वाले उनसे भी लड़ने लगते हैं, तुम्हारी बेटी इसी तरह की बदचलन है, उसने हमारे बेटे को इस तरह से फंसा लिया। बहुत सारी बातें यहाँ पर होने लगती हैं। अगले दिन सुबह सुबह ये लोग घर पर आ टपकते हैं तो यहाँ पर जो शुभम होता है उसका पापा पवन कुमार उसे डांटने लगता है। तभी यहाँ पर उमा शंकर जो दोस्त होता है अपने कुछ लोगों के साथ वहीं पर पहुंच जाता है और उमा शंकर कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता था, मुझे पता था तुम्हारा बेटा ऐसा ही काम करेगा। दोस्तों थोड़ी देर तक तो यहाँ पर पवन कुमार सुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनका गुस्सा भी साथ में आसमान पर बढ़ने लगता है। वो कहते हैं कि तुम क्या बताने के लिए आए हो। दोस्तों दरअसल मामला कुछ ऐसा होता है, जो उमा शंकर होता है उसकी बेटी का रिश्ता पवन कुमार ने अपने बेटे के लिए चुन लिया था। वो यही चाहते थे कि उसकी बेटी के साथ हमारे बेटे का रिश्ता हो, लेकिन यहाँ पर उमा शंकर जब ऐसा वाक्य सुनते हैं तो उल्हाना देने के लिए उसके घर पर ही पहुँच जाते हैं। इस सब बात को देखकर पवन कुमार को बहुत बुरा लगता है और वो उमा शंकर को कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर किस तरह की सफाई लेने के लिए आए हो, मुझे नहीं पता हमारे बेटे और या इस लड़की ने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन मैं आज ये वचन देता हूँ कि मेरा जो बेटा है उस शादी में सबसे सुंदर लग रहा था और जो उसके साथ लड़की थी वो भी सुंदरता में सबको फीका कर रही थी। तुम्हारे बेटे की जो बहू होने वाली थी जिसके साथ तुम्हारी बेटे की शादी हो रही थी वो भी इस लड़की के सामने फीकी लग रही थी। दोस्तों उमा शंकर भी भड़कने लगता, तुम कह क्या रहे हो। तो यहाँ पर पवन कुमार उससे कहते हैं कि मैं स्पष्ट शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा बेटा जिस लड़की को पसंद कर रहा है मैं उसी के साथ इसकी शादी कराना चाहता हूँ, तू अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहीं और बात कर ले। दोस्तों यहाँ पर उमा शंकर अपना मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगता है। इधर जो लड़की होती है रूबी वो बैठकर रो रही होती है। तभी यहाँ पर शुभम की जो दोनों बहनें होती हैं भागकर रूबी के पास जाती हैं और उससे कहने लगती है कि भाभी तुम रो क्यों रही हो। जब यहाँ पर लड़कियों के मुख से वो भाभी सुनती है तो एक बार के लिए शांत हो जाती है और जब यहाँ पर उसे पूरा वाक्य बताती है कि पापा ने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो यहाँ पर जो रूबी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों बड़ी ही रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों की शादी की जाती है। पहले तो यहाँ पर उन नौकर नौकरानी को धमकाया जाता है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जब पवन कुमार की सहमति हो जाती है तो सभी लोग इस सहमति को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं कि आखिरकार ये हो कैसे गया। उसके बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी रचाई जाती है। बड़े ही प्यारपूर्वक ये लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके इनका समय बीतने लगता है। 2023 का ये वाक्य होता है। 2023 में इन दोनों की शादी होती है। आज 2025 है और रूबी को एक बेटा भी हो चुका है। दोस्तों इनका जीवन बड़े ही प्यारपूर्वक बड़े ही आराम से कटने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका हम यहाँ पर नाम बारी बारी से लेने वाले हैं। जो पिछले वीडियोज़ पर सबसे पहला कमेंट आता है अमृत सिंह गुज्जर का आता है। बिल्कुल सही बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मंजीत राठौर जी लिखते हैं सही कहा सर ने, रियली यही सच है। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत राठौर जी लिखते हैं सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मोनू जैन जी लिखते हैं राइट, आपका भी मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। उसके बाद साहेब वीरक जी लिखते हैं जिला बिजनौर से सलेमरपुर चिमा फारम साहब सिंह, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों सुरेश पासान जी हमें एक बहुत अच्छा सिंबल भेजते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सिंह जी हमें लिखते हैं गुड वर्क डन बाय यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पान सिंह जी परीक्षा अकेले में दी जाती है मगर रिजल्ट सबके सामने आता है। इसी तरह से इंसान पाप अकेले करता है लेकिन उसका परिणाम सामने भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। काना रोज जी जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहें। दोस्तों आपका जो कमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करता है और उसकी वजह से हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके बीच
टिप्स लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों आप अपना ख्याल जरूर रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझिएगा। नमस्कार, जय हिंद,